Hello everyone, welcome to Learn Trading. So this is our another session in which we will discuss further that how we can study on the charts and how we can analyze the technical charts. So till now we have covered three sessions, and first sessions we have learned about candlesticks. पहले सेशन में हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा था. सॉरी, एक्चुअली आई वुड कंटिन्यू इन हिंदी अगेन. मैं हिंदी में ज़्यादा फोकस करूँगा जस्ट बिकॉज कुछ रिक्वेस्ट आए आप लोगों के, आपको इंग्लिश में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई विल ट्राई. पहला सेशन जो था उसमें हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में स्टडी करी थी कि कैंडलस्टिक्स कितने टाइप की होती हैं. एंड इसी निफ्टी की लाइट, एक्चुअली दिस इज़ माय एनालिसिस जो आप लोग सामने देख रहे हो, तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी रहेगी. ये वो चार्ट है जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें मेरा लॉगिन है इस आईडी में. तो ये मेरी पुरानी एनालिसिस है, कब से मैं एनालिसिस करता हुआ आ रहा हूँ, और ये सब ये वही ट्रेंड लाइन्स आप देख रहे हो. तो हाँ, अगर आप अपनी पुरानी ट्रेंड लाइन्स को रिमूव नहीं करोगे तो इसी तरह से आपको दिखेगा कुछ कुछ आपका चार्ट. लेट मी हाइड दिस एंड लेट मी हाइड द इंडिकेटर्स एज वेल. नाउ इट इज़ ओके. सो हमने फर्स्ट वीडियो में करा क्या कि कैंडलस्टिक्स पढ़े, कैंडलस्टिक्स कितने तरह के होते हैं. इस प्रैक्टिकल चार्ट पे ये भी देखा कि कैंडलस्टिक्स जो फॉर्म हुए थे वहाँ से रिवर्सल्स आए. फिर सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि सेकेंड, हाँ, क्या सेकेंड वीडियो में हमने ये सब देख लिया. देन थर्ड वीडियो जो कल वाला हमारा वीडियो था, एंड द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड कि कैंडलस्टिक्स से रिवर्सल मिलता तो है, बट कैंडलस्टिक्स जिस प्राइस के पास बनी, सपोज जो भी है, तो वहीं से रिवर्सल क्यों मिला, यानी वहाँ पे कुछ सपोर्ट था या फिर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था. तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करा जाता है, उसके लिए एक मेथड होता है जो हमने कल पढ़ा, ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन कितने तरह की थी, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड. सो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने एक ही स्टॉक की एनालिसिस करी थी, HAL. तो मैं एक बार उस HAL को लगा लेता हूँ. निफ्टी का मूवमेंट तो हम अभी ट्रैक नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट अभी स्पेकुलेशन में चल रहा है. यू कैन सी आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल प्राइस एक्शन था. एंड न्यूट्रल प्राइस एक्शन में अगर मैं इंटरडे चार्ट आपको दिखाऊं 15 मिनट में, तो ये देखिए मार्केट आज लगभग 5 मिनट में दिखा देता हूँ और क्लैरिटी मिल जाएगी. तो आपकी देखिए 22 सितंबर है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन था 17,621, बिकॉज यूएस के मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरे थे कल रात को. कल एक इवेंट था, जो लोग नए हैं, जो लोग मतलब स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें फॉरेन मार्केट्स को भी ट्रैक करना चाहिए, और मार्केट के मूवमेंट का मेजर कंसर्न होता क्या है, किस वजह से मूवमेंट होता है. तो मैं बता दूं, कल एक बहुत बड़ा इवेंट था. इवेंट क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक्स और फेड ये सब इंटरेस्ट रेट हाइक कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके. एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ तो रहा ही है, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे क्या कि मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो 0.75% इंटरेस्ट फिर से बढ़ा दिया गया कल रात, तो इसलिए यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरे. तो यही होता है, सेंटिमेंटल प्ले होता है स्टॉक मार्केट में, मेजरली हमारे इंडाइसेस में तो यही होता है. एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे आज जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया होगा, ग्रीन, एंड कुछ रेड भी क्लोजिंग दिया होगा. तो हमें उसे नेग्लेक्ट करके इस पर फोकस करना है कि यहाँ पर भी उसका इफेक्ट हुआ इंडिया में भी, जस्ट बिकॉज अब इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा फिर से एक बार. तो अभी रिसेंटली बढ़ाया भी गया है 0.75% से, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ बिकॉज यूएस मार्केट तो इट्स लाइक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है सारे मार्केट्स पे, ग्लोबल मार्केट में. यूएस एज अ सुपर पावर अभी टिल नाउ. इन फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, बट स्टिल तो उसका इम्पैक्ट सारे ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ता है. यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ इंडियन मार्केट, फिर थोड़ी सी रिकवरी ली, फिर और नीचे गया, फिर रिकवरी ली, फिर और नीचे गया. अच्छा, ओवरऑल हम क्लोज तो नेगेटिव में हुए प्रीवियस डे के कंपैरिजन में. पिछले दिन की क्लोजिंग थी 17,711, 17,711. आज की जो क्लोजिंग है और ओपनिंग है नियरली सेम है, 17,635. मतलब कितना डिफरेंस आया अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो 88 पॉइंट्स का, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है. तो एक्चुअल में एक चीज़ और थी, जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें ये पता होगा, जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी, इनमें वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं. तो थर्सडे को हमेशा वीकली एक्सपायरी होती है, और महीने के आखिरी थर्सडे को पूरे मंथली एक्सपायरी कहलाती है वो.
तो उन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसकी एक्सपायरी रिलेटेड मार्केट में थोड़ा सा स्पेकुलेशन ज़्यादा रहता है, बार बार मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है थर्सडे पे मोस्टली। वन वे मूवमेंट भी रहता है कि एक डायरेक्शनल मूव, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल मूव रहता है कि मार्केट कहीं ज़्यादा मूवमेंट देगा नहीं, 100 to 50 पॉइंट ऊपर या 100 to 50 पॉइंट नीचे, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि गैप डाउन खुल गया, फिर पूरे दिन बस उसने ऊपर नीचे ऐसे करके करा, सेम टाइम पे सेम प्राइस के आसपास क्लोजिंग दे दी, तो यानी दोजी कैंडल्स टाइप की फॉर्मेशन मिलती है थर्सडे में ज़्यादातर। ऐसा श्योर नहीं है, आप ये मत सोचना अब नेक्स्ट थर्सडे भी यही होगा तो मैं कुछ स्ट्रेटेजी लगा लूँ। फिलहाल मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कोई बताई भी नहीं है कि ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारी थर्सडे की क्लोजिंग है आज की, ये डिस्कस हो गई। अब हम एच ए एल पे हमने कल देखा था कि उसकी एनालिसिस देखी थी, उस पर ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ करी थी। तो ये मेरा एच का चार्ट है। एच के चार्ट पे अगर मैं देखूँ मेरी एग्जिस्टिंग कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं कि हाँ, ड्राइंग तो बनी हुई हैं। डेली चार्ट पे मैंने आपको ये देखिए कुछ पुरानी ट्रेंड लाइन्स हैं ये। तो अब ये ट्रेंड लाइन मैंने पिछले साल 2021 मार्च के मंथ में ड्रॉ करी थी। इसको मैंने ड्रॉ करा था, कैसे ड्रॉ करा होगा, जैसे कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे इस मार्च में हम आगे तो गए नहीं, अभी हमने यहाँ पर इसमें क्या करा, एक मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, ये स्टॉक यहाँ तक गया, यहाँ पे 1125 प्राइस देख रहे हो आप कर्सर पे, यहाँ तक इसने हाई बनाया फिर ये गिर गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसने एक बड़ा सा हाई बनाया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से गिर गया, तो जब यहाँ से गिरा तो ये एक मेजर स्विंग हाई है, ये भी एक मेजर स्विंग हाई है। अब बाकी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ करी, यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ करी। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब मैंने देखा था मार्केट शायद, क्योंकि जब हम सामने स्टॉक कोई भी स्टॉक ओपन करते हैं तो हम उसकी प्रेजेंट डेट देखते हैं कि आज क्या डेट है, आज स्टॉक कहाँ है, ठीक है। और अगर हमें पिछले से कहीं कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है तो हम आइडिया लगा लेंगे कि हाँ यहाँ से गिरा है तो इसलिए आज यहाँ पे प्राइस है या जो भी है। बट या हम ये कर सकते हैं कि जिस दिन से हमने देखना स्टार्ट करा उस दिन से हमने उसे ट्रैक करना स्टार्ट करा कि अब आज से लेकर हम आगे फर्दर प्राइस मूवमेंट को देखेंगे। तो मैंने उस दिन शायद यहाँ से देखा होगा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर मैंने दोबारा देखा यहाँ से नीचे गिरा, और उसके बाद मैंने क्या सोचा ये दो बार यहाँ से गिर चुका है तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जब ऊपर उठा, तो जब ऊपर उठा तो इसने क्या करा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक आउट किया, ब्रेक आउट अब अप साइड। अब ये भी एक रेजिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो सकता है जैसे कल डिस्कस करा था, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता था, बट नहीं हुआ। इसने क्या करा, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेकआउट करा, और इसको जूम कर लेते हैं तो ये देखिए इस कैंडल में यहीं तक आया, फिर पहली बार में नहीं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यहाँ तक आके रुक गया। अब ये क्लैरिटी दे ही नहीं रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहाँ जाएगा। हालांकि ये एक बेयरिश एनगल्फिंग है, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग है, काफ़ी बुलिश कैंडल है, बल्कि इतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल है कि अगर आप गौर से देखो तो ये जो तीन कैंडल है इनके हाई के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंपेरिजन करो तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अगर मैं आपको रीप्ले में दिखाऊं, रीप्ले में दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास आज की डेट है 1 जुलाई 2021। अब इसके बाद हमें नहीं पता स्टॉक कहाँ है, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि दोबारा ट्रेंड लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा, या नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, और अगर नीचे जाएगा तो इस वाले स्विंग लो पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा प्राइस। तो हमने देखा कि ये अच्छा खासा बियरिश प्राइस एक्शन है, ये देखो ये दोजी बनी और ये डार्क क्लाउड कवर जैसी कैंडल बन गई, फिर अगले दिन भी रेड, अगले दिन भी रेड, तो अब ये तीन कैंडल मिल गई। तो हमने सोचा कि एक डार्क क्लाउड कवर भी है हमारे पास स्विंग हाई पे, प्लस तीन तीन क्या है, तीन तीन ये है हमारे पास, थ्री ब्लैक क्रोज जो बताई थी मैंने आपको कैंडल स्टिक में, लास्ट कैंडल स्टिक वही पढ़ाई थी कि थ्री ब्लैक क्रो कंसिस्टेंटली तीन रेड कैंडल बन जाए, और तीनों रेड कैंडल मतलब जो सेकंड और थर्ड नंबर का जो कैंडल है वो हर कैंडल अपने पिछले दिन का, प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दे क्लोजिंग बेसिस पर, उसके नीचे क्लोज हो। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पे कोई भी बेरिश पोजीशन बना लेगा, बना लेगा, ठीक है, कब बनाएगा, बनानी चाहिए यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर को देख करके, और यहाँ तक बनानी चाहिए। बट अगर ये तीन कैंडल बन गई तो आपको मन में आएगा कि मैं यार अगले दिन भी बेरिश पोजीशन बनानी चाहिए, बट नहीं, इन डार्क क्लाउड कवर के बाद नेक्स्ट डे आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सेल कर भी दिया
1012 पे क्लोजिंग के आसपास, तो आपके पास रूम कितना है? 998 7, बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है ये छोटा सा। तो आप ये 1012 पे 9019 यानी 14-15 रुपए की ट्रेड तो नहीं करोगे, बिकॉज अगर आपने यहाँ सेल करा तो अब आपको मालूम है क्लोजिंग पे प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, क्लोजिंग पे सेल करा, तो आप पूरे दिन वेट करोगे कि नहीं यार 14 रुपीज़ की बात है, सेल करो, क्या पता गैप डाउन ना हो, गैप अप हो जाए। तो अगर आप 14 रुपीज़ कमाने चाह रहे हो, आपने सोचा मैं सपोज एक स्टॉक की बात करते हैं, एक स्टॉक आपने सेल कर दिया 1013 पे, 1013 से लेके 1992 यानी ये 13 और 8 लगभग लगभग हो गए 21 रुपये, सॉरी। तो 21 रुपये का आपने सोचा मुझे टारगेट मिल जाएगा, तो पहली बात क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपने सेल करा तो वो आप इन फ्यूचर्स में काम कर रहे हो। तो फ्यूचर में काम करने वाला क्या करेगा, फ्यूचर में आप एक शेयर शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको पूरी जो शॉर्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करोगे उसमें कुछ लॉट साइज रहता है, तो वो काफ़ी बड़ा होगा। वहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया तो यहाँ तक आपको ये मालूम है यहाँ सपोर्ट है 20 पॉइंट पे। अब 20 पॉइंट पे सपोर्ट है, अगले दिन अगर वो नीचे नहीं खुला या पास में खुला और मॉर्निंग में जब प्राइस ओपन होता है 9:15 पे, तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा कि वो 10-5 रुपये ऊपर 10-5 रुपये कहीं भी दिखा सकता है, हो सकता है प्राइस ऊपर ओपन हो जाता। अब अगर प्राइस 18-19 रुपये के पास ओपन हो गया तो क्या आपका पहला टारगेट ही 20 रुपये था और आपने 20 रुपये स्टॉप लॉस लगाया, तो ये तो फेवरेबल ही नहीं है ना। तो ये जो पार्ट है ये स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इस पे आगे और भी ज़्यादा डीपली आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ट्रेड में, क्योंकि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ कि आज मैंने 100 रुपये का कोई शेयर खरीद लेता हूँ, 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में 10 शेयर खरीद लिया। उसके बाद मैंने क्या सोचा, अब 10 रुपये का शेयर है, अगर ये मेरे को लगता है 12 रुपये चला जाएगा या 13 रुपये चला जाएगा, ठीक है, तो मैं एक शेयर पे 3 रुपये कमा रहा हूँ, है ना, या फिर तो 10 शेयर पे कितना रुपये कमाऊंगा, 30 रुपये, है ना, तो 100 रुपये लगा के मैं 30 रुपये का प्रॉफिट बनाना चाह रहा हूँ। बट अगर मेरे फेवर में मार्केट नहीं गया, रिवर्स गया, तो लॉस होगा, तो मैं कब तक बैठूंगा, जब मेरे 100 रुपये है, जब मुझे स्क्रीन पे दिखेगा अभी सपोज प्राइस 10 रुपये का 9 रुपये हो गया, तो यानी मुझे पूरे 10 रुपये का लॉस हो रहा होगा, 100 रुपये का जो मेरा अमाउंट है वो रह गया 90 रुपीज़ रह गया। फिर जब 10 रुपये से 8 रुपये रह गए प्राइस शेयर का, तो क्या रह गया, आपका जो 100 रुपये इन्वेस्ट करा था आपने, अब उस पर आपको रिटर्न मिला 80 रुपीज़, मतलब वो 20 रुपये ने और लेस हो गया, वो 80 रुपीज़ रह गई उसकी वैल्यू। और अगर 7 रुपये रह गया, तो यानी 30 रुपये के 30 रुपये आपके ख़त्म हो गए। अब आपके पास कितने बचे, 70 रुपये, यानी 100 में से आप 30 रुपये कमाना चाह रहे थे, बट अब आप 30 रुपये लॉस में हो, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितना बचा, 70 रुपये में। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा लॉस 100 से लॉस होते होते मेरी वैल्यू 95 रह गई, सपोज मुझे 5 रुपये का लॉस आ रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। 8 रुपये 10 रुपये का आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, उससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1:3 एक रेशियो होता है रिस्क रिवॉर्ड। मैं टी लिख देता हूँ टेक्स्ट में, आर रेशियो, आर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 ये होना चाहिए। जैसे किसी भी ट्रेड में मैं अगर टोटल प्रॉफिट 3 रुपये कमाना चाह, मुझे लगता है कि मैं इसमें 3 रुपये कमा लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से टारगेट 3 रुपये का बैठ रहा है, तो वहीं पर स्टॉप लॉस भी तो लगाना पड़ेगा। नहीं आया टारगेट, फिर तब के 3 रुपये दे भी दोगे आप अपनी पॉकेट से, नहीं ना, तो हम 1 रुपये ही देंगे। अगर हमने देखा हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम उस ट्रेड में से अपना लॉस बुक कर लेंगे और 1 रुपये जाने देंगे। जैसे 100 रुपये वाली बात बताई थी, तो उसमें 10 रुपये का अगर लॉस होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट तभी उस ट्रेड को लेंगे जब हमें उसमें अपॉर्चुनिटी लगे कि हाँ ये आगे 30 रुपये तक जा सकता है, 130 तक हो सकता है, 100 का 130 हो सकता है। अगर वो सही है तो हम लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लॉस करेंगे और 90 रुपीज़ रह गए हमारे 100 के, तो आपने 10 रुपये गंवा दिए। अब आपकी ओरिजिनल 100 रुपये थे, अब आपके पास स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपके पास बचे 90 रुपये। अब उस 90 रुपये में आपको उतना ट्रेड लेना है कि अपना 100 रुपये भी पूरा करना है, और 100 रुपये पूरा करना आसान नहीं है, टैक्स और ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको, है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग में तो ब्रोकरेज जाता ही जाता है, एफ में जाता ही जाता है, पोजिशनल फिर वो उसमें ब्रोकरेज नहीं आता, पर अदर टैक्सेस बहुत हाई आते हैं, तो ब्रोकरेज की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि ब्रोकरेज आपका कोई डिस्काउंट ब्रोकर काटेगा तो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये मैक्सिमम, या 10 रुपये।
बट उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। 10 रुपये बचा करके आप कर क्या लोगे एक ट्रेड में, जब आप 1500 या 2000 का लॉस कर रहे हो। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। अभी इस टॉपिक से आगे हटते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ये रीज़न समझ में आया क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था, क्योंकि 20 रुपये तो हमें मिल रहे थे, बट हम स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे? अगर हम इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं कि अरे नहीं यार, ये प्राइस तो इस कैंडल के ऊपर जाने लगा है ना, तो अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर चला जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेलिंग कैंडल है। ऐसे देख के हमने सेल इनिशिएट करा है, हमने तो देखा 3 ब्लैक रो हैं, सर ने बताया था, वीडियो में देखा था, तो अब हम सेल कर देंगे। बट एक कैंडल के स्टॉप लॉस रखोगे। यहाँ आपने सेल करा क्लोजिंग में 1013 पे, और ये क्या चल रहा है 1029, ठीक है। 13 दूनी 26, और ये 3, यानी 13 और 3 16 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट कितना है, मुश्किल से 20 रुपये का। तो 20 रुपये कमाने के लिए आप 16 रुपये दाव पे लगाओगे? क्या लॉजिक है, बताओ? 16 रुपये दाव पे लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। इसीलिए यहाँ पर ट्रेड लेना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। हमें ये पता है कि हाँ, अगर ये सपोर्ट पे आगे प्राइस आ भी गया तो मुश्किल है, और ज़रूरी नहीं है सपोर्ट से जब प्राइस ऊपर गया है तो वापस आए, क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसमें सेलिंग आई है, बाइंग भी अच्छी खासी आई है, और वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है। तो ये रिवर्सल कैंडल इसने काम करा तो है, ये बड़ी सी स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी है, या कोई एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है कि जो बुलिश बनने की काफ़ी कोशिश हुई है इसमें प्राइस के। अब ये देखिए, ये होता है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। 14.13 से लेके 14.85 लगभग, यहाँ पे आपने कहीं से करा क्लोजिंग में या कहीं पे भी 15 16 16 पॉइंट का, और ये आपका टारगेट 20 रुपये। कोई लॉजिक ही नहीं है। इसीलिए ट्रेड बहुत ध्यान से करा जाता है। अभी तक जो मैंने समझाया बहुत से लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लाइव क्लास में ऐसे ही सिखाया जाता है कि भैया जब हम ट्रेड करने बैठते हैं ना मार्केट में, तो हमें नहीं समझ में आता कि अच्छा मैं ये ट्रेड लूँ नहीं लूँ। जो नया नया होगा इंसान वो ट्रेड झटके में ले लेगा, पर जब लॉस स्टार्ट दिखेगा थोड़ी देर से स्क्रीन पे वो वेट करेगा, पर जब देखेगा पूरा दिन हो गया लॉस दिख रहा है प्रॉफिट नहीं दिख रहा, वो घबरा जाएगा। फिर उसे ये समझ में नहीं आएगा जब 1000 रुपये लॉस दिख रहा था तब लॉस बुक करूँ, या जब 5000 दिख रहा है तब लॉस बुक करूँ। और वो क्या करेगा, जब 5000 लॉस चल रहा होगा ना तब वो अपना लॉस बुक करेगा सबसे आखिर में, जब कहेगा कि अब कैपिटल ही नहीं बचा, 10,000 रुपये अकाउंट में डाले थे, आधे रह गए पहली बार में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना, ट्रेड कहाँ नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता चल गया, आज की प्रैक्टिस हो गई, तो फिर अब बाकी सब जगहों पे तो पता ही चला होगा कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आसपास ही सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे आएगा प्राइस, गैप डाउन खुले तो सही है, और यहाँ खुला प्राइस, मान भी लो आपने 13 पे शॉर्ट करा, यहाँ पे खुला 6 पे, तो आप क्या सोचोगे, यानी मेरे को लगभग लगभग 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब आप कहोगे यार 7 रुपये का, मैंने तो स्टॉप लॉस ही लगाया है 20 का, तो 7 रुपये कमाने के लिए 16 रुपये दाव पे थोड़ी लगाए थे ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा कि नहीं, वेट करता हूँ, और नहीं वेट कर पाया, प्राइस ने बहुत जल्दी मूवमेंट दिया, ऊपर आ गया। फिर अब आप ऊपर सोचोगे स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने पोजीशन एग्जिट कर ली, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे 7 रुपये आ रहे थे, इससे बेटर तो मैं तब 7 रुपये ही बुक कर लेता, कुछ तो पॉकेट में आता। अब मैंने क्या करा, वो 7 रुपये भी गंवाए, और ये 16 रुपये का स्टॉप लॉस भी जेब से दिया, है ना। तो इसीलिए ट्रेड करते वक्त काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चीज़ें आएंगी पेशेंस के साथ। जो लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर बना दो, और वो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी की वीडियो बना दो। अरे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती क्या है भैया, सिंपल है। स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, अभी पता चल जाएगी। ये लो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी 1 सेकंड में। मैं इसको बार को रिप्ले कर रहा हूँ कि इसके बाद, इस कैंडल के बाद हुआ क्या। वो तो अच्छा हुआ किसी ने सेल नहीं करा, अगर सेल करा होता तो फिर उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हिट होता। ये देखो, एक कैंडल तो झटके से आई, प्राइस यहाँ खुलता, आप वेट करते, अरे मैंने तो 13 पे सेल करा है, 15 16 चल रहा है, 1 2 रुपए तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मूवमेंट करता ही है, अभी सेल होगा, अभी अभी नीचे जाएगा। उस दिन प्राइस इतना ऊपर गया कि आप यहाँ पे सोचते क्या कि इसके ऊपर प्राइस हो जाएगा 1028 के ऊपर क्लोज, तो मैं स्टॉप लॉस बुक करूँगा। बट 1028 के ऊपर प्राइस क्लोज कैसे होगा? प्राइस तो क्लोज होगा 1067 पे। अब 13 टू लेके 67, लगभग लगभग 50 52 रुपये का स्टॉप लॉस आपका होगा। तो इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गेम ऑफ, मतलब बच्चों का खेल लिटरली नहीं है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत मनी साइकोलॉजी। बिकॉज यार आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है, आपको 3 ब्लैक रो देखे है ना, जो लोग करोड़ों रुपए से ट्रेड करते हैं, करोड़ों, 1 2 करोड़ से नहीं, और बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं
लाखों और करोड़ों शेयर्स में ट्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम 1 करोड़ शेयर खरीद रहे हैं। अब एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है। तो उनका शेयर, उनका मतलब कैपिटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितने थाउजेंड्स करोड़ और लाख करोड़ में हो जाएगा। और ये सारा फंड होता है, फंड हाउसेस का ये जो पैसा होता है, उन्हें क्या नहीं दिख रहा कि ये 3 कैंडल हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे तो हम भी सेल कर दें। वो क्यों करेंगे? क्योंकि आपने सेल करा। अब आपने यहाँ पे सेल करा तो किसी को सेल करा, किसी ने बाई भी करा होगा। आप क्या सोच रहे हो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने देख ली 3 ब्लैक करो, मैंने यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट कर दी, ठीक है मैं एक्सपर्ट हूँ। एक होगा बायर, वो भी सोचेगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, कल को मार्केट ऊपर जाएगा मैं शाम को बाय करके चलता हूँ। दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही है, एक गलत है। सेलर ने क्या सोचा, अरे वाह 3 ब्लैक रो है, आज मैं सेलिंग कर दूंगा और कल को तो ये नीचे चला जाएगा। उसने ये देखा ही नहीं सपोर्ट है। और अगर देखा भी सपोर्ट है तब भी सेलिंग करा तो भी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये सिली मिस्टेक है। जब सपोर्ट 20 रुपए पे आगे सपोर्ट है तो वहाँ पे सेलिंग नहीं बनती है, या तो ये सपोर्ट टूट जाए। फिर जो बायर था वो कौन था? असल में आप उसे नहीं जानते, वो था स्मार्ट मनी, बिग मनी। क्योंकि वो उसने फॉर्मेशन ऐसी बनाई थी ताकि आप सेल करो, कि जब यहाँ आप सेल करोगे तो वही है जो बायर आपसे खरीद रहा है। और अगले दिन वो बायर क्या करेगा, यहाँ पे ओपन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे स्टॉप लॉस कितने का है, 20 रुपए का, मैं कर ले रहा हूँ। बट अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट है 20 रुपए का, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इस ट्रेंड लाइन तक जाने की या ब्रेकआउट देने की। क्योंकि उसने इस वाले वॉल्यूम पे ध्यान दिया था, इस वाले वॉल्यूम पे ध्यान दिया था और इस वाले सपोर्ट का उसे ध्यान था कि मैं 20 रुपए है। और प्राइस आया ही नहीं, प्राइस नहीं आया। अगले दिन उसे इंट्राडे में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया जिसने सुबह सुबह या आपसे कल शाम को खरीद लिया। और वॉल्यूम देखो, बन गई बुलिश एंगल्फिंग, सारा का सारा कैंडलस्टिक पैटर्न रह गया अपनी जगह पर। इसीलिए प्राइस एक्शन को बहुत डीपली समझना पड़ता है। क्लासेस इसलिए लंबी हो जाती हैं, कल का वीडियो भी काफ़ी लेंदी था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा हो कि क्या बातें चल रही हैं, बट ऐसे ही समझना पड़ता है स्टॉक मार्केट को। इट्स नॉट एन ईजी। आप क्या सोच रहे हो, आपने मतलब आए, आपने 150 शेयर बाय करे, शाम को बेच दिए, 1500 1000 500 रुपये का प्रॉफिट जो भी कमाया, उसके बाद आपको लगा यार मेरी वन डे की सैलरी इतनी है और मैंने इतना सारा प्रॉफिट इसमें कमा लिया। फिर आप एक महीना अगर आपने तुक्के में कुछ पैसे कमा भी लिया, आप सोचने लगे बस अब मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं बैठे बैठे फ़ोन पे अपने 2 3 बार ट्रेड करा करूंगा, पैसे बनेंगे। इट्स नॉट एन ईजी मनी, लिटरली। इन्वेस्टमेंट में फिर भी मैं कहता हूँ इजी मनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप इस इरादे से करते हो कि हाँ ये लाइफ लॉन्ग मेरा पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा। जहाँ मैं म्यूचुअल फंड या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या किसी बहुत अच्छे स्टॉक में रिसर्च के बाद, या किसी फंड मैनेजर से कंसल्टेशन के बाद उसे खरीद रहा हूँ, उसकी हेल्प से, उसके सजेशन से, और वो मैनेज कर रहा है। अगर उसे लगेगा कि नुकसान होने वाला है तो वो मुझे हेल्प कर देगा। तो वहाँ पे क्या है कि वो फिर भी ईजी है, क्योंकि आप अपने जॉब पे फोकस रखो और हर महीने जो पैसा सेव करते हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी सेव करते हो अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, वो पैसा में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, थोड़ा बैंक में रखोगे। तो इन्वेस्टमेंट फिर भी एक ईजी पार्ट है, बिकॉज आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप SIP कर रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी आप एक्स डालते हो। मार्केट ऊपर हो तो भी खरीद रहे हो, नीचे हो तो भी खरीद रहे हो, अच्छे बुरे सब मिले हुए खरीद रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपको अच्छे खासे रिटर्न तो मिल रहे हैं ना। इसीलिए ट्रेडिंग को सीखना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, सीरियसली। मतलब जो लोग कहते हैं ट्रेडिंग इज ईजी या कीप इट सिंपल, और ये वो, ना ही ईजी है ना ही सिंपल है। सिंपल बस एक चीज़ है इसमें, बाइप का बटन दबाना, सेल का बटन दबाना। बट वो बटन कब दबाना है, किस प्राइस पे दबाना है, किस टाइम पे दबाना है, वो जिस इंसान को पता चल जाए तो फिर समझ लो ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, आगे का बार रिप्ले करेंगे, आगे देखेंगे क्या हुआ। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्राइस, अब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया स्टैंड लाइन पे 5 जुलाई को। अब सुनिए बात को, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है, मार्केट एक बार यहाँ अटका तो ट्रेंड लाइन नहीं थी, मार्केट अपने आप से अटका था। फिर यहाँ पे अटका तो भी कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, पर जब इन दोनों जगह से गिर गया तो हमने एक ये देखा कि दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन के बाद देखेंगे अगली बार अटकता है नहीं अटकता है। तो हुआ क्या, मार्केट जब इस दिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया ही नहीं तो कोई सेल करने का मतलब नहीं, कोई प्राइस एक्शन था नहीं, बट अगले दिन मार्केट ने ये कैंडल बनाई,
ये ना हैमर है, ना दोची है, ना बियरिश हरामी है, ना डार्क क्लाउड कवर है, ना ना ही ये क्या नाम है शूटिंग स्टार है, ये कोई भी ना हैंगिंग मैन है, ये कोई भी कैंडल नहीं है, बस ये कि नॉर्मल मामूली सी रेड कैंडल है जो कि इफेक्ट नहीं दे रही। बट ये कैंडल ये दिखा रही है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस गया था, ये विक है। और जूम कर लो, इसे इतना जूम कर लो कि इजीली दिखे। प्राइस ऊपर गया था, परंतु ऊपर नहीं गया, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, पर यहाँ सेलिंग आ गई, यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे, अरे प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया, सेलिंग आ गई, है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं सेल का पोजीशन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा वो ट्रेंड लाइन के पास ही तो है 1078, नेक्स्ट डे पे मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1077, और मैंने यहाँ पे 1061 पे सेल कर दिया, 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। बल्कि अब 17 रुपये का स्टॉप लॉस भी नहीं, जब तक प्राइस इस शेडो के ऊपर क्लोज ना हो तब तक आपका नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे आपने सेल की पोजीशन ले ली, जबकि ये कोई कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं है, ये कैंडलस्टिक कुछ भी नहीं बता रही कि ये बियरिश है क्या नहीं, ये एक नॉर्मल कैंडल है। अब ये देखो, प्राइस एक दिन यहाँ क्लोज हुआ 167 से, ऊपर भी गया, अगले दिन कहाँ क्लोज हुआ 161 पे, तो केवल 7 रुपये का ही तो नेगेटिव हुआ प्रीवियस डे के हिसाब से, भले इस पूरे दिन में प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा डांस करा ऊपर नीचे। तो सिमिलरली जब यहाँ पे आपने सेल का पोजीशन इनिशिएट करा, तो प्राइस गिरा नहीं गिरा, अब अगले दिन सेलर का स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया, क्यों। उसे ये देखना चाहिए था कि भैया मेरी इस कैंडल में वॉल्यूम क्या है, बहुत छोटा सा, और इसमें बहुत बड़ा। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, क्या पता ब्रेकआउट हो जाए, और अगर नहीं हुआ, इसके नीचे कंसिस्टेंट सेलिंग आई, तो 3 4 कैंडल बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ट्रेंड मिस भी हो गया तो क्या दिक्कत है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, यानी पैसा अगर हमने बचा लिया गंवाने से, तो वो भी हमारा पैसा कमाया हुआ कहलाता है। इतना टफ है, जबकि ऑलरेडी आपके पास पैसा है, वो आपने मतलब उसे कमाया हुआ है ऑलरेडी, किसी भी काम से आया होगा, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से आया होगा, बैंक अकाउंट में आया होगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आया होगा, ऑलरेडी कमाया हुआ पैसा है, बट उसे गंवाना नहीं, उसे मार्केट में लौटा नहीं देना लॉस के रूप में। ये भी एक तरीके का कमाना होता है स्टॉक मार्केट में। तो अब सोच लो कि स्टॉक मार्केट में जब ऐसा बोलते हैं तो कितनी टफ चीज़ होगी, ऑब्वियसली टफ चीज़ है। तो बट थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिना सीखे कर नहीं सकते, प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें। और जो लोग ये बोलते हैं कि 7 दिन का क्लास अटेंड करा के मैं 1 घंटे में 7 8 दिन की मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें, इस महीने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें, ये हो जाएगा, आप परफेक्ट होंगे, कमाते रहें, फ्री सिलेबस का, अरे वो आपको टिप्स जरूर देते हैं कि प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, कल रात मैंने ये लिया था, ये लेवल धमाका था, वो ही था, वो था, उस लेवल पे क्या होता है। कितने लोग ट्रेड कर पाते हैं एक्चुअल में, कोई आपको प्रूफ मिल रहा है, कुछ नहीं, हाँ प्राइस बढ़ जाएगा, बट वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला, कोई एडवांटेज मिला, नहीं ना। वहाँ पे वैसा वही कमा पाता है जो ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बना के बैठा होता है। और जो इंटरडे ट्रेड करते हैं ना उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो ये समझ लो 1 लाख में से मुश्किल से 10 लोग या 20 लोग ऐसे होते हैं जो इंटरडे में उसमें प्रॉफिट कर पाते हैं। नहीं कर पाता कोई, सबको पता ही नहीं चलेगा ऊपर गया नीचे गया, जब तक आप खोलोगे तो पुराना देखोगे कि कहीं पुराना रेजिस्टेंस तो नहीं है, आगे तो कुछ नहीं है, पीछे तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने क्या देखा, जब यहाँ से प्राइस गिरा तो मुझे लगा हाँ सेलिंग आ गई, बट मैंने क्या देखा, ये आ तो रहा है, बट अब आएगा तो कहाँ रुकेगा, सपोर्ट पे। तो पहला सपोर्ट कहाँ, यहाँ तो मैंने देखा यार बहुत पास में एक सपोर्ट है, और जब इतना पास में सपोर्ट है तो मैं क्या सेलिंग करूँगा, नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा। एटलीस्ट सपोर्ट होता है यहाँ पे कहीं होता है इतना दूर, तो मैं समझता कि हाँ काफ़ी जगह है और मैं ले सकता हूँ, बट रिस्क टू रिवॉर्ड फिर वही है, स्टॉप लॉस के हिसाब से होना चाहिए था। तो काफ़ी सारा ज्ञान हो गया, आई होप आपको ये समझने में हेल्प होगी कि कैसे प्राइस एक्शन देखते हैं। अब देखिए फर्दर, चलो पूरा ही प्ले कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन पे आया, ये एक छोटा सा इवनिंग स्टार ऐसा बना है क्योंकि दोनों तरफ शेडो बराबर है। फिर इस कैंडल से इसका लो भी तोड़ा, अब देखो चला गई। स्टॉक मार्केट में मतलब रिटेल इन ट्रेडर्स को परेशान कैसे करा जाता है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, इस कैंडल के नीचे भी प्राइस क्लोज हो गया, यहाँ से भी डार्क क्लाउड कवर बन गया, ये आ गया, ये आ गया। अब जिसने इस डार्क क्लाउड कवर पे रिस्क लिया तो उसके पास तो इतना बड़ा रिस्क था। बाकी सबने क्या सोचा कि भैया ट्रेंड लाइन है, सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप गौर से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम। तो इतने कम वॉल्यूम में सेलिंग हुई है, इतने ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, सेलर्स का नहीं। बिकॉज अगर बड़ा पैसा इसमें सेलिंग कर रहा होता तो आपकी तरह 100 500 200 शेयर थोड़ी शॉर्ट मारता।
100-200 शेयर भी बहुत हो गए, 1000 रुपये का एक शेयर है, 10-20-50 शेयर थोड़ी शॉर्ट मारता। उनके पास तो शेयर हज़ारों में हैं कि 50,000 शेयर हैं, 5 लाख शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं कि 10 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर हैं। तो जब वो सेल मारते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम में नज़र आता है कि हाँ भैया काफ़ी अच्छे लेवल पे सेलिंग आ रही है। बट कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं थी, वॉल्यूम बहुत मरा गिरा था। ये डार्क क्लाउड कवर है, मैंने आपको बताया था हर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है वहाँ पे वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो नहीं होगा। अब कुछ लोग देखेंगे डार्क क्लाउड कवर भी पूरा नहीं क्योंकि प्राइस इसके पास में ही खुल गया था, चलो ठीक है, मान भी लिया, वॉल्यूम था नहीं, बट फिर भी प्राइस गिरा। अब कोई सोचेगा मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 1121 था, 1121 से ये आ गया 1055 तक, 70 रुपये मिस कर दिए। बट हमेशा ट्रेड नहीं करा जाता। आपको जो सिखाया जा रहा है कि क्या प्राइस मेरे हिसाब से आया, क्या प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आया, वहाँ क्योंकि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस से पहले से नहीं पता था हमें, पहले से हमें कुछ नहीं पता था, बट हम आगे का रेजिस्टेंस निकालते हैं पुरानी स्टडी के हिसाब से, और वहाँ पे अगर प्राइस आए और हमें सेलिंग की कंफर्मेशन दे वॉल्यूम के साथ, कैंडलस्टिक के साथ, रिट्रेसमेंट रेशियो के साथ, तो हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। इसीलिए जो नए नए लोग हैं वो गलती क्यों करते हैं, वो एक एनालिसिस करी कि अच्छा ये डार्क क्लाउड कवर बन गया, अब मैं सेल कर देता हूँ। अब कल को अगर मार्केट नीचे गिर गया तो कहीं पैसा बन गया। अब वो यहाँ तक बनाने के बाद पता है वो यहाँ तक भी बना लेंगे, फिर उन्हें क्या लगेगा अब मुझे आ गया, अब मुझे स्टॉक मार्केट आ गया, बस अब मेरे को आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। फिर ये कैंडल जाएगी उनका स्टॉप लॉस सेट करा देगी, फिर ये और नीचे आ जाएगी, फिर उन्हें लगेगा अरे यार मुझे को ना और वेट करना चाहिए था, मेरे को और वेट करना चाहिए था। अभी अब अगली बार अगर कोई आएगा तो फिर क्या करेगा, फिर सेल करेगा तो कहेगा अब तो मैं बेचूंगा ही नहीं, अब तो मैं ऐसे बुक ही नहीं करूंगा, अब तो मैं लंबा प्रॉफिट लूंगा। उसने यहाँ तक आ गया, ब्रेक नहीं करा, फिर जब ये लाइन ब्रेक हो गई तब उसका कॉन्फिडेंस और भी ऊपर लेवल पर आ गया कि भैया अब तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई, अब तो ये गिर जाएगा, अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, यहाँ ओपनिंग होती है और यहाँ तक जाता है प्राइस, पर जब आप कहोगे मैंने यहाँ बेचा था और यहाँ तक प्रॉफिट बुक नहीं करा, अब प्राइस यहाँ आ गया, तब आपने बुक कर लिया अपना स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ आ गया, फिर वहीं चलता रहा आपके प्राइस के आसपास। तो इसीलिए हर जगह सेलिंग नहीं करी जाती है। अब एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ये देखो, प्राइस यहाँ से गिरा, इसने इसे रेजिस्टेंस बना लिया, तो क्या हमें हमेशा इस पे सेल करना है? नहीं करना, क्योंकि इंटरडे में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है इस प्राइस में। तो हम इसलिए यहाँ पे हमेशा सेल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि या तो रीटेस्ट हो जाए ट्रेंड लाइन से, तो हम थोड़ा नीचे आने के बाद खरीदेंगे क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, अदरवाइज इसके ऊपर निकलेगा तब खरीदेंगे, ठीक है। या पहले जब यहाँ निकला था और यहाँ से क्लोज दे दिया था इस कैंडल के ऊपर, तभी खरीद लेना चाहिए था। यहाँ तक आया बुक कर लो, और जब तक इस कैंडल का लो सेव है, ये ब्रेकआउट कैंडल है ट्रेंड लाइन की, ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट है, इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस क्लोज कर जाए तो हम स्टॉप लॉस मान लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, ये ब्रेक भी करा, ऊपर भी क्लोज हुई, है ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। तो अगर मैंने यहाँ खरीद भी लिया, यहाँ पे ये 1100 पे 1063, 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1163 क्या 3 बार मौका दिया मार्केट ने मुझे निकलने का, बट मैंने सोचा नहीं मैं और लंबा खेलूंगा। खेलो भैया, बिल्कुल खेलो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा वेट करना था, थोड़ा सा कितना, 2-3 महीना, प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो गया, 31 अगस्त 1400 हो गया, और भी यहाँ नहीं रुका प्राइस, प्राइस अभी यहाँ नहीं रुका। अभी देखना ट्रेंड लाइन में कैसे चलता है प्राइस, सी, जैसे यहाँ तड़प आया था ना, यहाँ पे परेशान करा था, वैसे ही यहाँ पे भी परेशान करा प्राइस ने। ये ये देखो, ये भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को पैटर्न के बारे में बता दूंगा। सी, अब क्या होगा, अब यहाँ जिसने बुक नहीं करा वो सोचेगा मैं यहाँ तक, मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ। अब भैया 1100 पे खरीदा था, प्राइस आ गया यहाँ तक 1179, वो कहेगा जब मैंने 1500 पे बुक नहीं करा, ये प्राइस आ गया वापस उतना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म बने रहो, और अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो भैया 1100 का माल 1100 रुपये का शेयर कितना हो गया, 1564, मैं कह रहा हूँ 1500 हो गया, 400 रुपये महंगा हो गया, लगभग 33% रिटर्न आपको मिल गया 3 महीने में। शांति से अगर आपने 100 शेयर खरीदे थे तो 50 तो बेच दो, 3 महीने में कंसिस्टेंट इतना बड़ा रिटर्न मिल गया। 50 बेचने के बाद क्या करो, जो आपने खरीदा है 1100 रुपये की खरीदा है, आप 1200 रुपये की स्टॉप लॉस लगा लो या 1100 रुपये, फिर आप देखो यहाँ पे कि क्या होता है।
आ गया यहाँ पर, ये गिरना स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर बढ़ गया। अब आपको लगेगा अरे भैया मेरा स्टॉप लॉस सेट करा गया 1200 का, फिर मार्केट 1400 पे आ गया। सी, थोड़ी देर वहीं चला, और उसके बाद अब देखो 1500 के बाद अब 1700 भी गया, 1700 से फिर कहाँ आ गया, 1485, 1485 के बाद फिर कहाँ गया, 1900। तो इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होती है। आप समझो कि बस मैं खरीदूं और कल ही, और 1 महीने बाद डबल, 2 महीने बाद ट्रिपल, मतलब क्वाड्रपल, तो ऐसे मेरे को 1000% का रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मार्केट हमेशा एक जिगजैग मूवमेंट में चलता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा पुल बैक के लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा पुल बैक के लिए। तो इट विल मूव लाइक अ जिगजैग मूवमेंट, इट विल मूव फर्दर, इट विल गो डाउन, इट विल कम डाउन फॉर अ पुल बैक रीजन। और नीचे आना यानी गिरावट। अभी देखो ये कितना अच्छा स्विंग लो है, ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ इन्होंने कितना अच्छा हैमर सा बनाया, फिर इसका हाई ब्रेक हो गया, और हैमर वाले दिन रेड कैंडल थी, पर ये वॉल्यूम थोड़ा सा इन कंपैरिजन में ज़्यादा भी था। चलो ठीक है, अब हम आगे कब ट्रेड लेंगे, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। बट क्या यहाँ सपोर्ट है, देखते हैं, कोई सपोर्ट है नहीं है। तो अगर मैं देखूँ, मार्केट यहाँ गिरा, मार्केट यहाँ रुका, ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने देखा यहाँ पे ये आया, रुक गया, तो क्या मैं सेल कर दूंगा, नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ब्रेक हुई ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पे मैं ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक तो करी, बट यहाँ पे क्या करा, क्लोजिंग बहुत पास में दी, तो यहाँ हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इमीडिएटली कंफ्यूजिंग हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने अगर थोड़ा और दिमाग लगाऊं, क्योंकि भाई एनालिसिस करने के लिए ना अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं और ज़्यादा प्राइस को ध्यान से देखूंगा। आपको दिख क्या रहा है स्क्रीन पे, इस ब्लू ट्रेंड लाइन के अलावा मैंने देखा यार, अगर मैं इस हाइड कर दूं, तो ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ से ये आए और यहाँ से चले ये आए, तो हो सकता है क्या पता ये तीनों पॉइंट एक ही ट्रेंड लाइन पे आ रहे हो, है ना। और हो सकता है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी आ रहे हो, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको अगर मैं ऐसे रखूँगा तो यहाँ पे प्राइस मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ। बट एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, पहले कौन सा कैंडल बना है, ये, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा, तो मैंने क्या करा, पहले इस वाले पे रखी, ये ब्रेक हो गया, ठीक, ये ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद वापस से इसमें बाइंग आ गई, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया। और पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना यहाँ से, तो मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ कोई ना कोई सपोर्ट तो होगा जो मेरी आंखों को नहीं दिखा, बट मार्केट को दिख गया। मार्केट ने पहले ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर अगले दिन बाइंग कर ली, ऊपर चला गया। अब मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं, जब ये तोड़ी, अभी ग्रीन लाइन नहीं बनी है, मैंने क्या करा, इसके हिसाब से ट्रेंड लाइन लगा ली इस रेड पे, क्योंकि इसे तोड़ा है रेड पे, और मैंने अभी सेल नहीं करूँगा। जैसे यहाँ इसमें रेड लाइन मार्क करी, फिर रेड ने तोड़ा, तोड़ा तो मैं सेल कर दूंगा, नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू गिर चुका। तो जब गिर चुका तो मैं यहाँ सेल नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर मैं सेल कर भी दूंगा तो 1264, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए। 1264 के बाद एक ही दिन में 1151 आ भी सकता है। 100 रुपये का मूवमेंट है, मैं मिल जाएगा, बट स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का हाई, एटलीस्ट इस कैंडल का हाई तो होगा ही होगा, सॉरी, इस कैंडल का हाई, इसका या इसका हाई, 1317, 1260, यानी 77 पॉइंट के आगे मेरे पास टारगेट कितना है मेरा, फिर से आ गई बात, 77 पॉइंट के आगे मैं 100 रुपये कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यार फ़ायदा क्या हुआ, एट लीस्ट अगर मैं 77 रुपये का लॉस दे रहा हूँ, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 या 21, 210 रुपये का प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। और मुझे मालूम है आगे सपोर्ट है, रुक जाएगा, तो मैंने यहाँ सेलिंग ही नहीं लूँगा, सीधी सी बात, मैंने यहीं पे जज कर लिया। अभी अब अगले दिन क्या हुआ, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ये ग्रीन कैंडल बन गई, और इसने फिर से यहाँ बाइंग कर दी, तो अच्छा हुआ मैं बच गया। अब जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई, तो मैंने क्या करा, इस वाली पे कर लिया, और
इसी तरीके से आगे भी प्राइस एक्शन हुआ। जब ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। मैंने कहा यार यहाँ से बड़ी अच्छी बाइंग आई है, बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा। फिर अगली बार भी मार्केट ने यहाँ सपोर्ट दिया, अगली बार इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ऐसे मिला दिया। इस पे परफेक्टली नहीं आ रही है, नहीं आ रही, मैं मानता हूँ, बट हमें ऐसी भी ट्रेंड लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा कभी कभी कि ज़रूरी नहीं एकदम पॉइंट टू पॉइंट टच हो सकता है मैं इस पे टच करता और ये शेडो केवल यहाँ तक होती। तो ट्रेंड लाइन को हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूव नहीं करेगा हमेशा। कर गया तो तुक्का है, और जब कर गया तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी में हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। कैसे लेना है, कन्फर्मेशन देख के। कन्फर्मेशन में क्या देखेंगे कि प्राइस वहाँ से ट्रेंड लाइन के पार जा रहा है या वापस जा रहा है, वो पता चलेगा कैंडलस्टिक से और वॉल्यूम से। तो ये होता है मल्टी कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइस यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ हैमर भी बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था प्राइस, प्लस अब हाई पे देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन छोटी वाली ड्रॉ करी है। इसमें एक दो तीन चार, 4 पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने ब्रेक करा, प्लस अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ का रेजिस्टेंस, प्लस ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की यहाँ का रेजिस्टेंस, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। फिर भी मैं नहीं माना, मैंने कहा यहाँ से एक पॉइंट पे यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा होगा तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लूँगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, कोई भी रेजिस्टेंस आया यहाँ तोड़ा, फिर थोड़ा सा रुका, रुका बट इसके नीचे इसका लो नहीं ब्रेक करा, फिर इसके बाद इसको भी तोड़ दिया, फिर यहाँ थोड़ा सा रुका, फिर इसको भी तोड़ दिया। तो इसका मतलब अब प्राइस बुलिश हो रहा है, और जब इस प्राइस ने इतना यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिया है तो आगे भी उम्मीद अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे अपने इस हैमर के बाद से। दूसरी चीज़, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो वो जो हमारा प्राइस था वो करीब यहाँ था, यहाँ, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन लेते हैं जो कल मैंने आपको बताई थी। हम इस तरीके से भी तो देख सकते हैं एक आध ट्रेंड लाइन, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मार्केट हमेशा एकदम हमारे हिसाब से चले, बट स्टिल थोड़ा बहुत कि ये ट्रेंड है, यहाँ पे आया, यहाँ थोड़ा रुका, यहाँ पास में नहीं आया, दूर से निकल गया, यहाँ आया, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। इसलिए एक हमने ये ट्रेंड लाइन कल जो मैंने मारी थी, आप कल वाला वीडियो रेफर कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन की। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन बताया। अब देखिए, एक कुछ लोग स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं, मैं आई कांट नेम देम, बट होता क्या है कि वो ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं। तो ये जो लाइन है ये बड़े टाइम फ्रेम की लाइन है। ये 13 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई, और ये लगभग 21 ट्वेंटी 22 तक चली। तो एक इसमें 2 साल का हिसाब किताब है। तो 2 साल की ट्रेंड लाइन है, ये हो गया ग्रैंडफादर लेवल। फादर लेवल किसको बोलते हैं? फादर लेवल। फादर लेवल पे आप लोगों को बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर। फादर लेवल होता है ये, देखो, 6 सितंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक 3-4 महीने तक उसका इफेक्ट रहा, ठीक है। सन लेवल क्या होता है? सन लेवल यानी छोटा लेवल, वो ये जैसे ये एक लाइन खींची होगी मैंने डेली चार्ट पे, ये इसका लो ब्रेक नहीं कर रही है, तो डेली चार्ट पे सन लेवल, वीकली लेवल फादर लेवल, मंथली लेवल ग्रैंड फादर लेवल का ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। जैसे ये सन लेवल हो गया छोटा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मैंने देखा आगे ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो नीचे आया, इसको रिटेस्ट करने, तो यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मुझे सेफ्टी दे रही है। सपोज अगर मैं यहाँ करूँगा, ठीक है, 1340 का प्राइस है लगभग, या 1325 27 है, मैंने यहाँ बाई कर लिया। अब मेरे पास रिस्क क्या है? अगर स्टैंड लाइन के नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, 5-10 रुपये भी नीचे गया तो। बट अगर ऊपर गया तो मुझे अच्छे चांस मिलेंगे। तो यहाँ से ऊपर मिला, मैंने चांस दिया। बट अगर मैं क्लोजिंग बेसिस देखूंगा कि देखो इतनी बड़ी कैंडल आई, फिर ऊपर नहीं गया, यहाँ पे आके फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? ये क्या डेट है? 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी 2022 है। मैं लगाता हूँ 15 मिनट का चार्ट। अब मुझे डेट पे आना है 15 जनवरी, गो टू, ये है 22, इसको सिलेक्ट करते हैं 15 पे। जनवरी की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ है 2022, गो टू। अब देखो,
15 जनवरी थी ना? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 17 जनवरी। सॉरी, 22 जनवरी थी, 25 जनवरी थी। ओके ओके। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ, ये आया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप यहाँ से बाई करोगे, बट अगर किसी ने क्लोजिंग बेसिस पे बाई करा होता तो गिर गया था। अब आपने देखा, वो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उस पे प्राइस दिन में यहाँ पे आया नियरली। ठीक है, तो आपने दिन में क्या करा, बाय कर लिया। बाय करने के बाद अब छोटे टाइम फ्रेम में भी हम ये देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्विंग लो क्या है। ये वाला जो स्विंग लो है, इसको स्टॉप लॉस मान लो, या इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए। ठीक है, अब पर इसको और जूम करते हुए आपने देखा ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ है ही मेरी। अब यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, बहुत ही सुंदर प्राइस एक्शन मिला है सीरियसली। जो इंटरडे प्लेयर है उनको बता रहा हूँ, ये इंटरडे वालों के लिए है। सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है, एक ही स्टॉक में हमारी कल से एनालिसिस चल रही है और उसमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन, छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फिर हम प्राइस एक्शन कैसे देखें, किस प्राइस एक्शन को कंसीडर करें, किसको नेगलेक्ट करें कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो देखो, ये प्राइस यहाँ गिरा 15 बजे। 15 बजे क्या, सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ से बुलिश कैंडल आई, तो ये पियर्सिंग लाइन कैंडल हो गई। पियर्सिंग लाइन कैंडल कैसे, क्योंकि इसके 50% इस कैंडल का पूरा हिसाब किताब यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसका 50% के पास क्लोजिंग हुई। चलो, आपने यहाँ से भी नहीं ली, कोई बात नहीं, यहाँ से आप बाई मत करो, आपको और कंफर्मेशन नहीं। फिर इसका हाई ब्रेक हो गया, तब आपने बाइंग करी सुबह सुबह, है ना, क्योंकि ये सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का। इंटरडे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरडे में तो 5-10 मिनट या 15 मिनट का टाइम होता है। फिर आपने यहाँ बाय कर लिया 1387 पे, ये आपने क्या सोचा, प्राइस बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा नीचे आएगा तब बाय कर लूँगा 1%। या यहाँ पे आया तो आपने क्या सोचा, 10 शेयर बाय कर लेता हूँ, आपने 10 बाय कर लिए। फिर जब थोड़ा थोड़ा नीचे आया 87 से 80 तक, तो आपने सोचा 10 शेयर और बाय कर लेता हूँ, यहाँ नहीं आया यहाँ कर लूँगा, यहाँ नहीं आया यहाँ कर लूँगा, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब ये मैं सोचा ना कि ये शूटिंग स्टार बन गया तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, नहीं, हमारा सपोर्ट यहाँ है, यहाँ तक प्राइस कंटिन्यू गिरा है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा, है ना, तो सेलिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपने बाई करा। फिर आपने थोड़ी देर वेट करा कि अब इसके नीचे जाएगा तो लॉस बुक करूँगा, या यहाँ जिसने बाई करा वो और भी अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो है, ट्रेंड लाइन के पास बाई करो इंटरडे में हमेशा, क्योंकि इंटरडे में अगर आप ट्रेंड लाइन के पास भी बाई कर रहे हो, आपने यहाँ बाई कर लिया 1332, 1326 है, 1326 है, तो 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे 1336 तक या 40 तक आप बाय कर लोगे, या यहाँ पे भी। तो आपने यहाँ बाय कर लिया। अब आपने क्या सोचा, 10-20 पॉइंट की बात है, स्टॉप लॉस अगर नीचे गया तो चला जाएगा, बट ऊपर क्या है, जहाँ से गिरा है वहाँ ऊपर वापस जा सकता है प्राइस, हमेशा ध्यान रखना। तो 1453, 1453, 1332, यानी 125 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की, और नीचे जाने के लिए क्या है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा, लगभग यहाँ तक का। तो यहाँ बाय कर रहे हो आप, यहाँ कहीं 1337 पे, और स्टॉप लॉस क्या है 23 पे या 20 पे, तो 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस। फिर अपॉर्चुनिटी में देखो, या तो यहाँ से बाई करके यहाँ पहुँच गए आप, या आपने इसका वेट करा, यहाँ बाई करा 1362 पे, तो यहाँ पहुँच गए 62 से एक ही बार में 94, 34 रुपये बन गए। आपने क्या करा, 10 शेयर आपने खरीदे थे, 5 बेच दिए। अब आपने सोचा 5 मेरी कॉस्ट पे आ गया तो हाँ निकल जाऊंगा, प्रॉफिट थोड़ा तो रहेगा, बट क्या हुआ, आप पूरे दिन वेट करा, 1:15 के बाद फिर मूवमेंट आई, और 2:45 में सीधे 1435। अब ये यहाँ पे आके थोड़ा सा रिएक्शन लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया छोटे टाइम फ्रेम का, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। देखो, यहाँ से प्राइस लौटा, फिर यहाँ ऊपर गया, जा नहीं पाया, फिर यहाँ नीचे से लौट गया, फिर यहाँ ये। तो ये एक तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो गया, बट क्या होगा कि थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया में आने लगा, फिर यहाँ से और नीचे आ गया। अब जब और नीचे आया तो इंटरडे की बात कर रहा हूँ, ये आ गया सपोर्ट, ये है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ के बाद आपने क्या देखा, पर आप तुरंत यहाँ पे आएगा तो ये नहीं कि आप बाई कर लो इस सपोर्ट पे, ये सपोर्ट पे ऐसे हेल कर दो इसके टूटते नहीं, आपने बाई कर रखा है, आप यहाँ पे बुक करोगे। बुक करते करते कैसे चलोगे आगे, ये देखो 27 तारीख तक का तो हाईएस्ट टाइम है, इसके आगे तो टाइम ही नहीं है 2:45 के बाद। तो आप यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। नेक्स्ट डे में अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आया था, फिर इसका ब्रेकआउट यहाँ आया था, तो अब इसका लो नहीं टूट रहा। यहाँ से आके फिर आपने क्या देखा, एक बुलिश आरामी कैंडल बन गई, ये देखो, ये कैंडल है, ये इसके अंदर है, पूरी बॉडी के नीचे नहीं है, थोड़ा शेडो तक आई है, बट ये बुलिश आरामी है। अब इसकी पहचान बताऊँ आप क्या है, प्राइस ने ब्रेकआउट करा,
ऊपर गया तो बाइंग वालों को पैसे बना कर दिए, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक लिया, जैसे मैंने बताया था मार्केट ऊपर आता है फिर थोड़ा नीचे आता है, तो पुल बैक लिया। पुल बैक आने के बाद एक अच्छी बियरिश कैंडल बनाई, बहुत अच्छी बियरिश। वॉल्यूम कितना है जरा देखना गौर से, ये वॉल्यूम इसका, ये छोटा सा, और ये जो बुलिश हरामी है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। एक राज की बात बताता हूँ, जो भी कैंडल बहुत छोटी सी हो और उसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या तो उसे खरीदा बहुत गया है वहाँ पे या बेचा बहुत गया है। जनरली ग्रीन कैंडल अगर छोटे से साइज की हो और प्राइस बहुत बड़ा हो, जबकि मिड डे का प्राइस है 12-15 का प्राइस है 27 जनवरी का, ये नहीं सुबह सुबह का, सुबह सुबह वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखता है, तो यानी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। कैसे सपोर्ट पे आया और फिर ऑब्वियसली ट्रेंड तो चेंज हो गया था, यहाँ से ही ऊपर चल ही रहा था प्राइस, करेक्ट होने के बाद मार्केट को और ऊपर जाना है, तो यहाँ पे बुलिश हरामी बन गई। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ है, यहाँ पे मदर कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज कर गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तैयारी से बैठा था ये सब देख करके आप लोगों के सामने नई नई ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, है। तो मार्केट को हमें देखना आना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस आप देखते जाओगे प्राइस ऊपर आता जाएगा। न्यूज़ चैनल को सुनने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सबसे ज़्यादा गुमराह आप उसी को तो देख कर सुनते हो कि किसी ने बताया कि इसका ऑप्शन ले लो, इसका कॉल ले लो, ये इतने शेयर ले लो और ये इसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 5 रुपये का टारगेट और 20 रुपये का टारगेट। ऐसा कुछ नहीं है, खुद से सीखो, खुद से बिलीव करो। किसी के कहने पे हम अपना पैसा लगा दें, ये तो सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होगी। तो इसलिए ये बुलिश आरामी बनी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसने हमें परेशान करा, फिर थोड़ा सा परेशान करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी सी कैंडल आई इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो उस बुलिश आरामी का पे हमें कहाँ खरीदना था, इस कैंडल पे। बहुत से लोग इस पे भी खरीद लेंगे और जो ज़्यादा सेफ खेलने वाले हैं वो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ खरीदने की बात करी थी ट्रेंड लाइन के पास, वो भी यहाँ इस कैंडल के बनते ही खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी क्या है 1406 पे खरीद रहे हैं और स्टॉप लॉस कितना होगा 1399 है, और ये यानी 1400 या 1396 यहाँ तक का, इसके नीचे का ये जो है 1398, 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। बट उन्हें मालूम है 8 से 10 रुपये का प्राइस यहाँ पे वापस आ गया जहाँ से गिरा था, तो 1429 है, 20 रुपये का टारगेट है, 6 रुपये के नुकसान हम उठा रहे हैं पर आगे हमें 20 रुपये का फायदा नजर आ रहा है। तो 1:3 अच्छा खासा हो गया, 6×3 18, 6×3 18, तो ये बहुत परफेक्ट रिवॉर्ड है। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, हो गया। अब यहाँ पे आपने नहीं बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ गया, अब जब आपने देखा कि ये इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो प्राइस गिर भी सकता है। तो ये वही था कि थोड़ा सा प्राइस गिरा इस कैंडल में, पर ज़्यादा नहीं गिरेगा भाई, क्योंकि यहाँ गिर लिया ऑलरेडी। थोड़ा सा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया इस वाले को और वापस ऊपर, ऊपर आते आते इतना ऊपर आ गया और पुराने रेजिस्टेंस तक आ गया। तो इसीलिए प्राइस एक्शन को ऐसे आप स्टडी करिए। यहाँ से अच्छा खासा किसी ने 1406 रुपये में ख़रीदा होता, यहाँ तक वेट कर लेता तो 1428 में बेचता। फिर यहाँ से जब उसने देखा यहाँ नीचे तो आया प्राइस, वापस ऊपर चला गया। अब इसका लो टूटेगा तभी सेल करूँगा, लो नहीं टूटा, हाई टूटने लगा, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो बस इतना ही होता है इंट्राडे ट्रेड में। अब आप सोचो मैं यहाँ खरीदूँ सर यहाँ बेचूँ, तो भैया तारीख बदल गई, 27 से शुरू हुआ था 31 हो गई, अभी तक आप वहीं पर हो। स्टॉप लॉस तो इसका यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस तो यहाँ पे फिर टारगेट आया, फिर टारगेट आया, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ होगा इसका, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जिसने खरीदा होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा यहाँ तक 4 फरवरी तक, तो 4 फरवरी तक क्या तो आप होल्ड करो, बट उससे पहले मौका भी तो दिया स्टॉक में। तो जब स्टॉक आगे बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस ऊपर का लगा लो कि भैया मैं लॉस नहीं होने दूंगा, मेरे को 100 रुपये फायदे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, 50 रुपये का आगे वो लगा लूँगा मार्जिन की, मैंने 1400 पे खरीदा है तो 1450, प्राइस हो गया 1500, तो मेरा 1450 का स्टॉप लॉस, क्योंकि गिरा तो 1450 में मैं बेच दूंगा कि एटलीस्ट 50 रुपये तो पॉकेट में आए, है ना। बाकी जो मेरा अमाउंट है कि मैं 1500 पे नहीं बेच पाया, तो 50 रुपये का मैंने कम बेचा एक्चुअल में, बट फिर भी मैंने ये माना था कि क्या पता वो 1500 से 1600 चला जाता। कल तो किसी ने नहीं देखा, स्टॉक है, नो वन नोस, एक ही दिन में 1000 का 2000 भी हो जाए, एक दिन में ना भी हो, मतलब जो अपर सर्किट लिमिट है वहाँ तक तो जा ही सकता है। तो हम कंफर्म नहीं हो सकते, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें अपने प्राइस एक्शन को, अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से खुद को मैनेज करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे, अपना कितना कैपिटल रिस्क पे लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। तो आज के वीडियो में आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो गया। इसको मैं यहीं पॉज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कल हम दोबारा देखेंगे ट्रेंड लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में और ट्रेंड लाइन्स देखेंगे और कुछ पैटर्न्स पढ़ेंगे।